तो आइए हम लोग सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है पढ़ते हैं। समजात अंग और समरूप अंग। समजात अंग हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक समरूप अंग भी होता है, समवेश अवशेषी अंग भी होता है। तो देखिए समजात में क्या होता है। समजात एक होता है समरूप। थोड़ा इसको समझ लीजिए तो बढ़िया रहेगा। समजात समरूप, समजात अंग और समरूप अंग। समजात समरूप। देखिए समजात में क्या होगा। समजात में संरचना की दृष्टि से समान होगा। बनावट जो है वो समान होगा। काज जो है अलग अलग होगा। और एकरा में क्या है कि समरूप में बनावट जो है, बनावट वो अलग अलग होगा, लेकिन कार्य जो है समान होगा। इतना याद रखना है। समजात में बनावट समान, कार्य अलग अलग। समरूप में बनावट अलग अलग और कार्य समान। देखिए जैसे समजात अंग का हम डिफिनीशन यहाँ लिखे हैं कि जीवों के वैसे अंग जो संरचना की दृष्टि से समान हो, परंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाता है। जैसे छिपकली और मेढक का अग्रपाद मतलब पैर। छिपकली का पैर, मेढक का पैर देखिएगा। छिपकली का पैर और मेढक का पैर देखने में एक जैसा लगेगा आपको। दोनों का पैर जो है देखने में एक जैसा लगेगा। तो देखने में एक जैसा लगेगा, इसका मतलब संरचना उसका समान है, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। कार्य क्या है? अलग अलग। आप मेढक को चलते हुए देखें क्या? ऐसे चलते हुए नहीं देखे होंगे। और छिपकली को उछलते हुए नहीं देखे होंगे। मेढक जो है उछलता है और छिपकली जो है चलता है। तो दोनों का संरचना सेम है, लेकिन कार्य अलग अलग है। मेढक पैर का उपयोग उछलने के लिए करता है और छिपकली पैर का उपयोग चलने के लिए करता है, ऐसे। तो छिपकली का पैर और मेढक का पैर जो अग्रपाद पैर जो है वो समजात अंग हो गए। समरूप अंग इसका उल्टा होता है। उसमें क्या है कि बनावट जो है वो अलग अलग होता है, संरचना, और उसका कार्य एक ही होता है। जैसे अब देखिएगा समरूप अंग थोड़ा आपको बता देता हूँ, अगर आ जाए इसके जगह वो आ सकता है। समरूप अंग जैसे तितली का पंख और चमगादड़ बहुत लोग नहीं बुझते होंगे, तो हम लोग इसको देहाती में बदुलिया बोलते हैं। चमगादड़ का पंख, तितली का पंख और चमगादड़ का पंख का बनावट अलग अलग होता है। तितली का पंख देखिएगा तो कागज जैसा आपको लगेगा, लेकिन चमगादड़ का पंख देखिएगा तो कागज जैसा नहीं लगेगा। उसमें थोड़ा छोटा छोटा बोन भी, हड्डी भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए बनावट दोनों का अलग अलग है। तितली का पंख का बनावट, चमगादड़ के पंख का बनावट अलग अलग है, परंतु दोनों का काम क्या है? उड़ना। दोनों उड़ने के लिए ही इसका इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों समरूप अंग हो गया। तो समरूप अंग का मतलब हो गया जीवों के वैसे अंग जो कार्य की दृष्टि से समान होता है, लेकिन संरचना की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, वो समरूप अंग कहलाते हैं।
लेकिन यहाँ पर समजात अंग का उत्तर है। जीवों के वैसे अंग जो संरचना की दृष्टि से समान हो परंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाता है। ये समजात अंग का डेफिनेशन है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, अपमार्जक पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका। तो चलिए, अपमार्जक क्या होता है पहले इसको समझिए। अपमार्जक क्या होता है पहले इसको समझिए। अपमार्जक हाँ, तो अपमार्जक पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। पारितंत्र में अपमार्जक करते क्या है, ये इसको समझिए थोड़ा सा। पहले पारितंत्र को समझिए कि पारितंत्र में अपमार्जक करते क्या हैं। एक पारितंत्र का उदाहरण मैं देता हूं, जैसे वन, एक प्राकृतिक पारितंत्र है वन। अब पारितंत्र में दो तरह का घटक होता है, दो तरह का घटक होता है, एक जैव घटक होता है, एक अजैव घटक होता है। हम जैव घटक की बात करते हैं। जैव घटक कैसे बनता है। पारितंत्र में दो तरह का घटक होता है, एक जैव होता है और एक अजैव होता है। अजैव घटक, ये दो घटकों से पारितंत्र बनता है। जैव घटक की बात करें तो जैव घटक को आप कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए, जैव घटक का जो सबसे पहला जो लेयर में आता है वो आता है उत्पादक। जो सबसे पहला लेयर में आता है वो आता है उत्पादक। उत्पादक 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 के बाद आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोक्ता के बाद आता है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता जो है, अपघटनकर्ता मतलब अपमार्जक जिसको आप बोलते हैं, इसी को अपघटनकर्ता भी बोलते हैं, अपमार्जक भी बोलते हैं। उसके बाद फिर ये मिट्टी में भेजता है, फिर ये उत्पादक उसको कैच करता है। आप एक चीज़ बात को समझिए, उत्पादक में पेड़ पौधे आ गए। अब पेड़ पौधों को जो खाता है वो उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता भी तीन वर्गों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय उपभोक्ता। तो अब देखिएगा, इस तरह से समझिए इसको। पेड़ पौधे जो है वह है उत्पादक। पेड़ पौधों को खाता है, चलिए मान लीजिए पेड़ पौधों को खाता है हिरन। ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन को खाता है मनुष्य, ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता। मनुष्य जब मर जाता है तो उसको बाघ खाता है या फिर गिद्ध खाता है। बाघ खाता है या फिर गिद्ध खाता है, फिर और कोई जानवर खाते हैं। लेकिन बाघ और गिद्ध मर जाता है तो इसको कौन खाता। तो इसके नीचे वाला नहीं खाएगा, ना तो हिरन खाएगा, ना तो कुत्ता खाएगा, ना तो मनुष्य खाएगा इस सबको मांस को। तो इस सबको मांस को कौन खाएगा। तो इस सबको मांस को खाने के लिए प्रकृति ने एक नया चीज़ को बनाया है जिसको कहते हैं सूक्ष्म जीव। और यही सूक्ष्म जीव को विज्ञान अपमार्जक नाम दिया है, या अपघटनकर्ता नाम दिया गया। अब बताइए, पेड़ पौधे को खाया हिरन या प्राथमिक उपभोक्ता, इसको खाया मनुष्य मर गया तो खाया गिद्ध और बाघ। और ये बाघ और गिद्ध मर गए तो उसको खाया सूक्ष्म जीव। अगर ये सूक्ष्म जीव ये बाघ और गिद्ध को नहीं खाते तो ये हमारा पर्यावरण में पड़ले रहता। इसको कोई खाने वाला नहीं रहता तो ये उसी तरह से रहता, इसका शरीर नष्ट ही नहीं होता। तो नष्ट नहीं होता तो इसलिए प्रकृति ने सूक्ष्म जीव को बनाया है। तो सूक्ष्म जीव उसी को कहते हैं अपमार्जक, उसी को कहते हैं अपघटनकर्ता। और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इस तरह का जितना भी चीज़ मरता है जिसको कोई नहीं खाता है उसको अपमार्जक, अपघटनकर्ता यानी सूक्ष्म जीव उसको नष्ट करते हैं और नष्ट करके पर्यावरण को साफ कर देते हैं। अगर ये सब नहीं रहता तो कोई भी चीज़ मरता तो उसका मांस को खाने वाला नहीं रहता
तो वो अपघटित नहीं होता, उसी तरह का पड़ले रहता, खाली बदबू देते रहता, वैसा ही पड़ले रहता। तो वही चीज़ को हम लिखे हैं। अपमार्जक, अपमार्जक जो है, अपमार्जक पारितंत्र में मौजूद कचरा को अपघटित कर पारितंत्र को साफ सुथरा रखता है। जैसे सूक्ष्मजीव पारितंत्र में उपस्थित कचरा को अपघटित कर मतलब खा देता है एवं पारितंत्र को स्वच्छ बनाता है। चलिए अगला देखिए, समजातीय श्रेणी। अच्छा, कार्बन के यौगिक चैप्टर का एक क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह विस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए, ये आपका CH3 C2H5 C3H7 ये एल्काइल ग्रुप का, एल्किल समूह का ये यौगिक है। और ये देखिए, ये OH जो है ये क्रियात्मक समूह है, इसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये क्रियात्मक समूह है, कई नाम है इसका। इसको अभिलक्षणीय समूह भी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, इसको अभिलक्षणीय समूह भी कहते हैं। तो कई इसका नाम है। तो देखिएगा कि इसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह को हाइड्रोजन विस्थापित किया, प्रतिस्थापित किया, तो इसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। बढ़िया से समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना होगा बड़ा सा। जैसे देखिए, CH4 होता है, ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसका संरचना सूत्र। अब इसको हटा करके यहाँ पर हम अगर COOH जोड़ दें, COOH, तो COOH जोड़ दें तो ये COOH क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, अभिलक्षणीय समूह। जब COOH जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा CH3, एक H 2 H 3 H, CH3। और हम जोड़े किसको? COOH को जोड़े तो COOH हो गया। अगर यही रहता यहाँ C3H5 तो C3H5, यहाँ COOH को जोड़ देते तो ये सभी वही है, क्रियात्मक। ये सभी समजातीय श्रेणी है, एक ही जात का श्रेणी है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह मौजूद है। जैसे और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि आप CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, इसमें कुछ चीज़ को जोड़ दीजिए, Cl को जोड़ दीजिएगा तो एक क्लोरो समूह हो गया। अगर यहाँ Br को जोड़ दीजिएगा तो ब्रोमो समूह हो गया। यहाँ OH को जोड़ दीजिएगा तो O समूह हो गया। तो ये सब अलग अलग समूह, अलग अलग जाति है। ये तीनों जाति आपका, ये तीनों एक ही। और भी इसका उदाहरण होगा, इसमें और भी आगे आप बढ़ सकते हैं। C4H9 OH, C5H11 OH। इसको बढ़िया से समझने के लिए बाबू क्लास तो करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास, तभी संभव है। चलिए अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे।